के बाद फिर आपका बहुत स्वागत। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पुलिस प्रदर्शनकारियों में टकराव। खबर क्या है पूरी विस्तार से आपको बताते हैं। पटना में TRE 4 का विज्ञापन जारी करने और BPSC नियमावली में बदलाव की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। पटना कॉलेज से निकला अभ्यर्थियों का विरोध मार्च। जैसे ही JP गोलंबर पहुंचा वहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। हजारों की संख्या में जुटे अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया में देरी का विरोध करते हुए जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई छात्र छात्राओं के घायल होने की सूचना है। प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कुमार कर रहे थे। देखिए। अब बात करते हैं अगली खबर की। अवैध पनीर स्टोरेज का भंडाफोड़। कहाँ की ये खबर है, कहाँ ये पनीर का भंडाफोड़ हुआ है, पूरी खबर विस्तार से आपको बताते हैं। दुर्ग जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अवैध पनीर भंडारण के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। सैलदेव महाविद्यालय के सामने स्थित एक बॉयज हॉस्टल की आड़ में लंबे समय से यह अवैध कारोबार चलाया जा रहा था, जो बाहर से सामान्य छात्रावास प्रतीत होता था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में टीम ने करीब 140 किलो पनीर जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50,000 रुपये बताई जा रही है। हालांकि छापे की भनक लगने पर संचालक ने काफ़ी माल हटा दिया था। मौके से नोट गिनने की मशीन और एक तिजोरी भी बरामद हुई है, जिससे अवैध कारोबार के बड़े पैमाने पर संचालन के संकेत मिले हैं। विभाग ने पनीर के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। देखिए पनीर भंडारण की ये वीडियो। ये अंडा क्षेत्र में ये अवैध रूप से स्टोर करके रखा हुआ था पनीर। और जैसा कि अभी जो आए हैं संयम जैन, वो बता रहे हैं कि वो ट्रेडिंग करते हैं और यहाँ पे मतलब स्टोर करके फिर सेल करते हैं। ये माल कहाँ से आता है, कहाँ से? पनीर इनके पास क्या है, अवैध रूप से बनाया जा रहा है। तो जो विदाउट लाइसेंस का प्रकरण है, जो FSSI के तहत, उस पे हम कार्रवाई करेंगे और यदि सैंपल फेल होता है तो उस पर भी एक धारा लगती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान और अब बात करेंगे सबसे पहले हम राहुल का मोदी पर प्रहार। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल का मोदी पर प्रहार कैसे। आज तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा दिन था, शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली, लेकिन राहुल ने मोदी के ऊपर कैसे प्रहार किया, तो विस्तार से पूरी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सद्भावना यात्रा में हिस्सा लेने गुरुग्राम पहुंचे। यह सद्भावना यात्रा पूर्व सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र पूरे हरियाणा में घूमकर निकाल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुग्राम में यात्रा के दौरान केंद्र सरकार और उद्योगपति गौतम अडानी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अडानी नहीं, कंपनी का नाम मोदानी होना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। रणदीप सुरजेवाला जी, उदय भान जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। और अभी भी इस देश को इस नारे की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को इशारा किया कि भैया इसको, स्पीकर से कहा कि भैया बंद करवा। 4 घंटे लोकसभा में मुझे बोलने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी। और फिर रणदीप सुरजेवाला जी, उदय भान जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, कांग्रेस के
हमारे और गुरुग्राम से इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गीतू गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीतू, सवाल है आपसे, आज राहुल गांधी का सद्भावना यात्रा में तीखा प्रहार देखने को मिला, क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, क्या जानकारी आपके पास है? गीतू, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी हेलो। जी बताएं, बताइए गीतू जी, बताइए। पहले भारत जोड़ो यात्रा में एक नारा दिया गया था, जनता का प्यार मिला था, जब एक नारा दिया गया था, नफरती के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए, यही नारा। हेलो जी बताइए गीतू जी। लग रहा है संपर्क टूट गया है गीतू जी से हमारा। जैसे ही संपर्क होता है दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज सद्भावना यात्रा में शामिल हुए राहुल गांधी ने मोदी के ऊपर तीखा प्रहार किया। राहुल गांधी ने अडानी के ऊपर हमला करते हुए मोदी जी को मोदानी बोला। अब बात करेंगे पल्लवी की हुंकार, जागो सरकार, क्या है खबर, पूरी विस्तार से आपको बताते हैं। राजधानी लखनऊ शनिवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजी से जुड़े मुद्दे और के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी की रात प्रदर्शन करने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों का इरादा आगे बढ़ने का था, लेकिन लखनऊ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करते हुए चारबाग पर ही भारी बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में केवल राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि कई सामाजिक संगठन, छात्र संघ और युवा संगठनों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। जब कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली। देखिए तस्वीर। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, सवाल है पल्लवी की हुंकार, जागो सरकार, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? तीखी नोकझोंक पुलिस से देखने को मिली है, बैरिकेडिंग बताया गया तोड़ करके वहां जो है प्रदर्शनकारियों ने जाने का प्रयास किया। यूजीसी को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से पल्लवी पटेल लगातार जो है यूजीसी को लेकर के जो है अपनी मांगों को लेकर के इसी प्रकार से वो धरना प्रदर्शन करती हुई समय समय पर नजर आती दिखती हैं। आज फिर एक बार जो है उनके द्वारा जो है चारबाग स्टेशन से जो है उनके द्वारा ये धरना प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर जो है पुलिस के द्वारा जब उनको आगे जाने से रोका गया तो उसके बाद जो है उनके द्वारा जो है बैरिकेड फांद करके जो है अपने प्रदर्शनकारी के साथ आगे बढ़ने का पूरा प्रयास किया गया। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो है पल्लवी पटेल की यूजीसी को लेकर के जो लगातार मांग है कि 2026 में सरकार इसको लागू उनके द्वारा लागू किया जाए, इसी के तहत जो है उनके द्वारा जो है आज ये प्रदर्शन देखने को मिला। और जिस प्रकार से उनके जो नारों में साफ तौर से कहा गया कि सरकार को जगना चाहिए, सरकार जागो और यूजीसी कानून को जो है लागू करो। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है यूजीसी कानून को जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था और उसके बाद जो है उसको वो रुका हुआ है और रुकने के बाद जो है इसी के तहत जो है लगातार जो है पल्लवी पटेल इसी प्रकार से प्रदर्शन कर रही हैं। जी मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए उस खबर पर। तो चारबाग में पुलिस से तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। पल्लवी की हुंकार है, जागो सरकार, यूजीसी को लेकर वह प्रदर्शन करने पहुंचे, सरकार को घेरने के लिए पहुंचे, जहां पुलिस से उनके कार्यकर्ताओं, युवा संगठन, छात्र संगठन, कई तमाम उनके साथ दल थे, जिनकी तीखी नोक-झोंक भी पुलिस से देखने को मिली। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता और प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया गया। अब बात करते हैं चलती ट्रेन से महिला लापता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं।
धर्मनगरी केदारनाथ के दर्शन कर वापस लौट रहे कानपुर के एक दंपत्ति के साथ रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है। नौबस्ता निवासी मनीष अग्रहर की पत्नी प्रज्ञा देहरादून से वापस लौटते समय चलती ट्रेन से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई है। घटना को कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे परेशान परिजनों ने अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर न्याय और तलाश की गुहार लगाई है। पीड़ित मनीष अग्रहर ने बताया कि वे अपनी पत्नी प्रज्ञा के साथ 5 मई को केदारनाथ यात्रा के बाद देहरादून से वापस लौट रहे थे। ट्रेन में उनकी पत्नी ऊपर की सीट पर सो रही थी। मनीष के देहरादून से गाजियाबाद के बीच जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि प्रज्ञा अपनी सीट पर नहीं थी। मुझे लगा कि वह शौचालय गई होगी, लेकिन काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी वह नहीं लौटी। मनीष ने बताया, मैंने पूरी ट्रेन छान मारी, सहयात्रियों से पूछताछ की, लेकिन प्रज्ञा की कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मनीष ने बताया, इस घटना की तत्काल शिकायत रेलवे प्रशासन और कानपुर पुलिस से की। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक प्रज्ञा का कोई पता नहीं चल पाया है। परिजनों का आरोप है कि चलती ट्रेन से लापता होने जैसी गंभीर घटना के बावजूद जांच की गति धीमी है। थक हार कर अब मनीष और उनके परिजनों ने एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो में पुलिस प्रशासन और आम जनता से प्रज्ञा को ढूंढने में मदद की अपील कर रहे हैं। परिजनों को किसी अनहोनी या अपहरण की आशंका सता रही है। पुलिस उन स्टेशनों के सीसीटीवी खंगाल रही है जहां ट्रेन का ठहराव था। आशंका जताई जा रही है कि प्रज्ञा गाजियाबाद पहुंचने से पहले ही किसी स्टेशन पर उतरी या किसी हादसे का शिकार हुई। कानपुर के नौबस्ता इलाके के लोग भी इस घटना से अब स्तब्ध हैं और जल्द से जल्द प्रज्ञा की सकुशल वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस खबर के बाद और जो भी इस खबर को सुन रहा है, जो भी, तो वो स्तब्ध ही हो रहा है कि चलती ट्रेन से आखिर कैसे कोई महिला गायब हो सकती है। कहीं ना कहीं जो है स्टेशन पर रुकी होगी, उतरी होगी। तो अभी तक पुलिस के जो है हाथ अभी खाली हैं और इसमें अभी महिला का कुछ पता नहीं चल पाया है। परिवार सदमे में है। परिवार को डर सता रहा है कि आखिर प्रज्ञा के साथ क्या हुआ। मेरी पत्नी प्रज्ञा सिंह, हम दोनों 5 तारीख की रात को देहरादून से गाजियाबाद आ रहे थे केदारनाथ यात्रा के बाद। लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद हम दोनों को नींद आ गई। उसके बाद हरिद्वार में उसको सीट बर्थ ऊपर शिफ्ट किया। उसके बाद मैं फिर सो गया। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपनी पत्नी को अपनी सीट पे नहीं पाया। काफ़ी खोजबीन के बाद मैंने देखा कि वो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने रेलवे हेल्पलाइन पे कंप्लेन करी, सारी चीज़ें करी। तो प्रज्ञा तो हो गई रहस्यमय तरीके से लापता। बात करते हैं भारी आफत, पानी की किल्लत। गया जिले के ढोबी प्रखंड अंतर्गत नदरपुर गांव के वार्ड संख्या 2 में भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ ही पेयजल संकट गहराने लगा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि करीब 50 घरों के लोगों के सामने पीने के पानी का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। गांव का पुराना कुआं जो वर्षों से लोगों की प्यास बुझाता आ रहा था, अब पूरी तरह सूख चुका है। ऐसे में ग्रामीणों को नदी और निजी बोरिंग के सहारे जीवन यापन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अप्रैल महीने में ही जब यह स्थिति है तो मई जून की भीषण गर्मी में हालात और भयावह हो सकते हैं। पानी के लिए सुबह से शाम तक लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। महिलाओं और बच्चों को बर्तन लेकर दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। गांव के लोगों में सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल योजना को लेकर भारी नाराजगी है। देखिए ग्रामीण क्या कह रहे हैं पानी के संकट को लेकर।
और पी रहा 1-1.5 किलोमीटर दूरी नदी से पानी पी रहा। अच्छा, क्या आसपास बोरिंग नहीं है? नहीं है। नल जल योजना वाला पानी दिया कि नहीं? एक जो कुआं था वो भी सूख गया। अब बहुत दिक्कत में। बहुत समस्या सर। क्या समस्या है? किस तरह से पानी पीते हैं? पानी तो आता है बहुत दूर से, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर से। देखिए पैप बिछा के किस हाल से हम लोग का जीवित कर रहे हैं, जी रहे हैं। कितना दूर से ये पानी आया है? 1-1.5 किलोमीटर के अंदर से आ रहा है। अच्छा, मोटर वाला भी पानी नहीं देने के लिए इनकार करते हैं, बहुत गोड़ हाथ पर के तब पानी मिलता। कोई विभाग वगैरह से कोई जिए हुए पर साल आया भी, कोई जिए हुए यहाँ नहीं आता है, न पास होता है, न्यूज भी चला, कोई इसको संविधान नहीं है। इसी खबर पर गया से हमारे साथ संवाददाता अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, पानी के लिए ग्रामीण परेशान है, बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। बताया जा रहा है कि जो कुआं था वो भी सूख चुका है, नदी से पानी लेकर के आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्या कहना है ग्रामीणों का? जी सर, गया जिले के मिर्जापुर पंचायत में लगातार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पानी की घोर संकट है। और संकट यह है कि वहाँ पानी का जो लेयर है जमीन के अंदर तकरीबन 200-250 फीट नीचे है। उसके बावजूद भी बरसात के दिनों में ही पानी का लेयर रहता है। और जेठ बैसाख जैसे ही अप्रैल मई जून जुलाई मार्च वगैरह महीना होते हैं, पानी दूरी में चला जाता है। इसको लेकर ग्रामीणों में बहुत परेशानी रहता है। और 2 किलोमीटर तकरीबन एक नदी है धराधरी पहन, जिससे न जो वहाँ बोरिंग वगैरह किया हुआ है। कुछ किसानों को जैसे ही मोटर चालू होता है तो गाँव के ग्रामीण लोग वहाँ अपना जो घरेलू सामान होते हैं, बाल्टी डिब्बा वगैरह सब लेकर के जाते हैं, ताकि दिन भर को पानी इकट्ठा करके घर में ला सके। जिला प्रशासन का क्या कहना है इस मामले में? कोई प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है? कुछ उन्होंने संज्ञान लिया है इसका? इस मामले में जिला प्रशासन ये मौन है। जिला प्रशासन और जो मुखिया होते हैं, जिला परिषद होते हैं, इन समस्याओं को समाधान करने में विफल है। तो अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया गया है और जिला प्रशासन पूरी तरह इसमें मौन है। अशोक जी हाँ, कोई प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई संज्ञान इस मामला को नहीं लिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो गया में बूंद बूंद पानी को ग्रामीण तरस रहे हैं और वहाँ जिला प्रशासन पूरी तरीके से मौन दिखाई दे रहा है। अशोक ने बताया कि अभी तक जिला प्रशासन ने इसका संज्ञान नहीं लिया है और ग्रामीण वहाँ बड़ी दूर दूर से पानी लेकर के आ रहे हैं, अपनी प्यास कैसे बुझा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन अपनी गहरी नींद में सोया हुआ है। अब देखना होगा ग्रामीणों की कौन सुनता है और कब तक इनकी समस्या का, पानी का जो संकट है वो दूर होता है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बिजली कटौती का करंट एंड बड़ी मुश्किलें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और अब बात करते हैं बिजली कटौती का करंट एंड बड़ी मुश्किलें। क्या खबर है पूरी विस्तार से आपको बताते हैं। झारखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच हजारीबाग जिले में बिजली की किल्लत ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर से लेकर गांव तक लोग घंटों बिजली कटौती की मार झेलने को मजबूर हैं। एक और पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिजली की आंख मिचोली ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिजली कटने का कोई निश्चित समय नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या सुबह के समय हो रही है, जब बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होता है। वहीं पानी की मोटर न चल पाने से दैनिक कामकाज ठप हो रहे हैं। बता दें कि रात के समय घंटों पावर कट होने से लोग चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, जिसका असर उनके स्वास्थ्य और अगले दिन के काम पर पड़ रहा है। देखिए।
देखिए, अभी विगत सप्ताह में 2-3 दिन पहले जो आंधी पानी स्टॉर्म आया था, जिसके कारण हमारे जो 33 kV की लाइन्स थी, 11 kV की लाइन्स थी, उनमें कई पेड़ गिरे हुए थे, जिसके वजह से लाइन बाधित रही। युद्ध स्तर पर कार्य करके हम लोगों ने लाइन को स्टोर कर दिया है। अब हर जगह पे स्थितियाँ नॉर्मल हैं और हर जगह पावर दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में किसी तरह का विद्युत संकट नहीं है। हजारीबाग से इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सोनू केसरी जुड़ गए हैं। सोनू, बिजली कटौती को लेकर काफ़ी मुश्किलें वहां पर बढ़ी हैं और बच्चों को स्कूल जाने में समस्याएं आ रही हैं। क्यों, जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है, क्या जानकारी आपके पास है? जी हाँ, आपने इस मामले में ठीक कहा है। मैं आपको बता दूं कि भीषण गर्मी के कारण हजारीबाग में लगातार हो रही बिजली कटौती ने आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों का लोग घंटों बिजली के गुल होने की समस्या से परेशान है। एक और तापमान लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर बिजली की तापमान लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर बिजली की आग मिचौली ने लोगों को मुश्किल और बढ़ा दी है। जी सोनू, तो इस समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहे हैं और जो जिम्मेदार है उनका क्या कुछ कहना है? कुछ जानकारी आपके पास? जी, जो जिम्मेदार यहाँ पर जीएम हैं, वो तो इस बातों को बोल रहे हैं कि लगातार इस मामले पर कदम उठा रहे हैं और बिजली कटौती से जो निजात दिलाने को लेकर आम जनता को लेकर वह पूरी तरह से प्रभावित दिख रहे हैं। और उनका कहना है कि फिलहाल इस मामले में लगातार ये की जा रही है। वही इस मामले में बिजली विभाग के जीएम ने यह भी बता दिया है कि डीवीसी से पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं मिलने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द स्थिति में सुधार कर लिया जाएगा और लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, वहाँ कितने घंटे बिजली मिल रही है ग्रामीणों को? जी हाँ, यदि माने तो ग्रामीणों को तकरीबन 12 से 14 घंटे बिजली मिल रही है। 8 से 10 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है। जी सोनू, इसके कारण अब पीछे नहीं पता चला है कि बिजली कटौती क्यों हो रही है? कोई बयान या कोई जानकारी आपके पास हो? जी, इस मामले में लगातार ये खुद अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जो बिजली उत्पन्न होता है उसमें यदि कंट्रोल करके लोगों में निर्वाह किया जाए तो यह पूरा हो सकता है। मगर कभी किसी लगभग घरों में लोग भारी मात्रा में बिजली की खपत कर रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी कटौती कम हो रही है। जी सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हजारीबाग में भीषण गर्मी से इस समय लोग परेशान हैं और बिजली उनके साथ आंख मिचौली खेल रही है। अब बात करते हैं इस अगली खबर की। सरोवर नगरी सैलानियों से गुलजार। क्या है खबर, विस्तार से आपको बताते हैं। मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश और बढ़ते पारे ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। तराई और उत्तर भारत के राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए अब पर्यटकों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। इसी का नतीजा है कि सरोवर नगरी नैनीताल इन दिनों सैलानियों से पूरी तरह गुलजार हो चुकी है। ठंडी हवाओं और नैनी झील की लहरों के बीच समय बिताने के लिए देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। पर्यटकों की भारी आमद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नैनीताल नगर की सभी छोटी बड़ी पार्किंग पर्यटक वाहनों से पैक हो चुकी है। माल रोड से लेकर तल्लीताल और मल्लीताल के बाजारों में पर्यटकों की भारी चहल पहल देखी जा रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब से आए पर्यटकों का कहना है कि मैदानों में लू और चिलचिलाती गर्मी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है, जबकि नैनीताल का खुशनुमा मौसम और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता उन्हें सुकून दे रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। नैनीताल में बहुत अच्छा वेदर है, वी आर रियली एंजॉइंग। और हम लोग अभी बोटिंग करने आए हैं नैनी लेक में और बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पर भी, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो सबको सजेस्ट करूँगी कि सबको आना चाहिए और सबको नैनीताल आके एंजॉय करना चाहिए। बहुत अच्छा वेदर है। नहीं यही पहनने को मिलता है, हम स्पेशली यही के लिए लेकर आए। बहुत अच्छा लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। काफ़ी अच्छा वेकेशन बीत रहा है, मौसम भी अच्छा ही है।
बहुत ही गर्मी है अभी। अपने लखनऊ में बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ तो काफ़ी अच्छा है और टूरिस्ट प्लेस है तो इसलिए भीड़ भी है और मौसम भी अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा वेदर है और बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ टाइम एंजॉय हो रहा है हमारा, हमें तो अच्छा लग रहा है। देखिए हम इधर 2-3 महीने से तो खाली बैठे थे, अब यहाँ थोड़ा पर्यटक चले हैं। अब उम्मीद लगाए बैठे कि कुछ ना कुछ काम चलेगा, रोजी रोटी हमारी चलेगी, हमारे बच्चे पलेंगे। उम्मीद है स्कूलों में छुट्टी बढ़ी है और गवर्नमेंट ने छुट्टी दी, हो सकता है टूरिस्ट आए बढ़े तो काम और बढ़ेगा। बारिश से तो जैसे जाड़ों जैसा ठंडा हो रहा था तो मौसम ठीक है, टूरिस्ट आएंगे, उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। और इस जैसे दिख रहा है मौसम के हिसाब से तो टूरिस्ट बहुत आया हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।